हेलो स्टूडेंट्स, हमारी ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नेम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। जैसे कि इस चैप्टर के टाइटल से ही क्लियर होता है कि ये चैप्टर एक लड़की एन फ्रैंक के बारे में है, जिसने एक डायरी लिखी और इस डायरी में उसने अपनी लाइफ, अपने फ्रेंड्स और सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान हिटलर के द्वारा यहूदी लोगों पर किए हुए अत्याचारों का बड़ा ही ट्रेजिक और सेंसेशनल वर्णन किया गया है। ये डायरी एन फ्रैंक ने तब लिखी थी जब वो महज 13 साल की थी और 15 साल की छोटी सी आयु में उसकी डेथ हो गई थी। ये जो चैप्टर है वो एन फ्रैंक की लिखी हुई डायरी का एक छोटा सा पार्ट है। लेट्स रीड द चैप्टर। Anneliese Mary Anne Frank, 12 June 1929, February March 1945, was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and four friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. एन फ्रैंक का जो पूरा नाम है वो है एनलीज मैरी एन फ्रैंक, जिसका जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। फरवरी या मार्च 1945 में उसकी डेथ हो गई थी। यहाँ पे उसकी डेथ के बारे में कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बताई गई, क्योंकि उसकी डेथ कॉन्सेंट्रेशन कैंप में हुई थी। वो एक जर्मन लड़की थी और धर्म से वो यहूदी थी और उसने एक डायरी लिखी थी जब वो अपने परिवार और अपने 4 फ्रेंड्स के साथ छुपी हुई थी। कहाँ पे छुपी हुई थी? एम्स्टर्डम में, जब जर्मन ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नीदरलैंड के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया था। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी। उसका जो परिवार था वो एम्स्टर्डम चला गया था जब नाजीवाद के दौरान, जब नाजिस की सरकार आई थी, उन्होंने जर्मन के ऊपर अपना शासन स्थापित कर लिया था जर्मन में। बट वर ट्रैप्ड, लेकिन इनके परिवार को ट्रैप कर लिया था, उनको पकड़ लिया गया था व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स। जब नाजी सरकार के सत्ता का विस्तार होता गया और उनकी सत्ता का विस्तार जो था वो नीदरलैंड तक बढ़ गया। एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड। परसिक्यूशंस का मतलब होता है अत्याचार। जैसे यहूदी लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ते गए, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1945 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। तो जो एन फ्रैंक की फैमिली थी वो छुपने के लिए उसके पिता ऑटो फ्रैंक की ऑफिस बिल्डिंग में चले गए। कब चले गए थे? 1942 में। आफ्टर 2 ईयर्स इन हाइडिंग, लगभग 2 साल तक वो वहाँ पर छुपे रहे। द ग्रुप वाज बिट्रेड। बिट्रेड का मतलब होता है विश्वासघात करना। इस ग्रुप के साथ किसी ने विश्वासघात किया एंड ट्रांसपोर्टेड टू कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम, और फिर इन लोगों को वहाँ से पकड़कर कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया। ये कंसंट्रेशन कैंप क्या होते हैं? ये एक तरह के परिजन यानी कि जेल ही होते हैं, जहाँ पर पॉलिटिकल प्रिजनर्स को या फिर जो ये युद्धबंदी होते हैं, इन लोगों को बड़े ही क्रिटिकल कंडीशंस में रखा जाता है। वेयर एन डाइट, जहाँ पे एन फ्रैंक की मृत्यु हो गई थी ऑफ टाइफस। टाइफस के कारण, टाइफस क्या है? एक तरह का बुखार होता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। इन बर्जन बेल्सन, बर्जन बेल्सन भी कंसंट्रेशन कैंप का ही नाम है। विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक, जब एन फ्रैंक की बहन मार्गोट फ्रैंक की मृत्यु हो गई थी उसके कुछ दिनों के बाद ही एन फ्रैंक भी चल बसी। हर फादर ऑटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप। एन फ्रैंक का जो पिता था वो एकमात्र इंसान था इस ग्रुप का जो कि जिंदा बचा था। रिटर्न टू एम्स्टर्डम, और ये एम्स्टर्डम वापस लौट आया आफ्टर द वार एंडेड, जब युद्ध खत्म हो गया। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, तो उसने क्या देखा कि जो एन फ्रैंक की लिखी हुई डायरी है वो बिल्कुल सुरक्षित बच गई है। कन्विंस्ड दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड, ये मानते हुए कि जो ये एन फ्रैंक की लिखी हुई डायरी है वो एक बड़ा अद्भुत रिकॉर्ड है। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल।
तो उसने इस डायरी को पब्लिश करवाया इंग्लिश भाषा के अंदर और इसका टाइटल रखा गया द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। मतलब कि ये जो डायरी थी वो वैसे तो ओरिजिनल लैंग्वेज डच में लिखी गई थी और बाद में इसको पहली बार इंग्लिश भाषा में छपवाया गया और इंग्लिश भाषा में छपवाने के बाद कई और भाषाओं में भी इसका अनुवाद किया गया। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे। जो ये डायरी थी वो एन फ्रैंक को उसके 13वें जन्मदिन पर दी गई थी गिफ्ट के रूप में। एन क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 until its final entry of 1 अगस्त 1944। क्रॉनिकल्स का मतलब होता है डेट वाइज घटनाओं का वर्णन देना और इसमें एन फ्रैंक ने क्लियर वर्णन दिया है, डेट वाइज वर्णन दिया है अपने 12 जून 1942 के जन्मदिन से लेकर उसकी लास्ट एंट्री 1 अगस्त 1944 तक। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेस और बाद में इसका अनुवाद कई और भाषाओं में भी किया गया था। इसकी असली भाषा कौन सी थी? डच लैंग्वेज थी और बाद में इसको और भी कई भाषाओं में छपवाया गया। एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स और बाद में ये संसार की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक बन गई। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविजन्स एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस और इस डायरी के ऊपर बेस्ड बाद में कई फिल्में भी बनाई गई, कुछ टीवी के जो सीरियल्स होते हैं वो भी बनाए गए, कुछ रंगमंच के प्रोडक्शंस एंड इवन एन ओपेरा। ओपेरा क्या होता है? संगीत नाटिका, वो भी इसके ऊपर डायरी के ऊपर बेस्ड तैयार किया गया। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड। इस डायरी में जो काम किया गया है उसको एक मैच्योर मैंने परिपक्व, इंसाइटफुल का मतलब होता है बहुत ही समझदारी से जो लिखा हुआ काम इसको माना गया है। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजीज ऑक्यूपेशन। ये जो डायरी है ये बड़ी इंटीमेट में नहीं, गहराई से, बड़ी गहराई से परीक्षण देती है, मतलब इसमें बताती है, इसमें परीक्षण किया गया बड़ी गहराई के साथ नाजी सत्ता के दौरान जो भी यहूदी लोगों ने अपनी लाइफ व्यतीत की उसका वर्णन इसमें बड़ी गहराई से किया गया है। एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड, रिनोन्ड का मतलब होता है परिचित, जानी मानी, एंड डिस्गस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम। हॉलोकॉस्ट का मतलब होता है नरसंहार या सर्वनाश, विक्टिम का मतलब शिकार, कि नाजीवाद के दौरान जितने भी लोग इस नरसंहार का, इस सर्वनाश का शिकार हुए थे उनमें से एन फ्रैंक का नाम भी एक बहुत ही जाना माना नाम बन गया। राइटिंग इन डायरी is really a strange experience for someone like me। कि डायरी लिखना मेरे लिए एक बड़ा ही अजीब सा, बड़ा ही अद्भुत सा अनुभव था। Not only because I have never written anything before, इसलिए नहीं कि मैंने आज से पहले कभी कुछ लिखा नहीं था, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year ओल्ड गर्ल। बल्कि इसलिए भी कि इसके बाद ना ही मैं ना ही कोई और एक 13 साल की स्कूल जाने वाली लड़की की म्यूजिंग्स का मतलब होता है थॉट्स, विचार, कि एक स्कूल जाने वाली 13 साल की लड़की के विचारों में कौन दिलचस्पी लेगा। ओ वेल, जैसे वो अपने आप को एक झटका सा देती है, इट डजेंट मैटर, तो कोई बात नहीं, आई फील लाइक राइटिंग, मेरा लिखने का मन कर रहा है, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। ऑफ माई चेस्ट का मतलब होता है उतारना, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरत है मुझे लिखने की, क्योंकि मेरे मन में, मेरे दिल में बहुत सारे विचार भरे पड़े हैं और मुझे उन विचारों को कहीं उतारना है, कहीं लिखना है, इसलिए भी मैं लिखूँगी। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। कागज़ में लोगों की बजाय बहुत ज़्यादा धैर्य होता है। आई थॉट ऑफ दिस सीइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज when I was feeling a little depressed। और मैंने इस कहावत के बारे में, इस सेइंग के बारे में तब सोचा जब मैं थोड़ा सा निराश महसूस कर रही थी। एंड was sitting at home, और घर में बैठी हुई थी, with my chin in my hands, अपने ठुड्डी को अपने हाथों में लेकर, bored and listless,
और थोड़ा बोर फील कर रही थी, और लिस्टलेस का मतलब उदासीन, मेरा मन बड़ा उदास था। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और हैरान हो रही थी, सोच रही थी कि घर में रहूं या बाहर जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, और आखिर में मैं घर में ही रही। ब्रूडिंग, ब्रूडिंग का मतलब है थिंकिंग, और सोच रही थी। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, कि हाँ वाकई में कागज़ में बहुत धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक, और क्योंकि मैं ऐसी कोई प्लानिंग नहीं कर रही थी कि मैं किसी को भी ये स्टिफ बैग यानी कि सख्त जिल्द वाली जो नोटबुक है वो पढ़ने की आज्ञा नहीं दूंगी, ग्रैंडली रेफर टू एज अ फ्रेंड, एज अ डायरी, जिससे कि मैं बड़ी शान से डायरी कहती हूँ, अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक कि मुझे कोई सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, अ बिट ऑफ का मतलब थोड़ा सा, बिल्कुल स्लाइट, तो शायद इस बात का कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि मैं डायरी लिख भी रही हूँ या नहीं। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। अब मैं अपनी असली मुद्दे पे वापस आती हूँ। दैट प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्टेड का मतलब है प्रेरित करना, जिस बात ने मुझे डायरी लिखने के लिए प्रेरित किया। इन द फर्स्ट प्लेस आई डोंट हैव अ फ्रेंड, पहली बात तो ये है कि मेरा कोई भी दोस्त नहीं था। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, अब मुझे इसे और ज़्यादा थोड़ा सा स्पष्ट करने की ज़रूरत है, मैं आपको और खुल के बताती हूँ इस बात को। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13 ईयर ओल्ड गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि जैसे संसार में इस बात को कोई नहीं मानेगा कि एक 13 साल की लड़की इस संसार में पूरी तरह से अकेली हो सकती है। एंड आई एम नॉट, और मैं अकेली हूँ भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16 ईयर ओल्ड सिस्टर, मेरे पास प्यार करने वाले माता पिता हैं और एक 16 साल की बड़ी बहन है। एंड देर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और यहाँ पर लगभग 30 लोग हैं जिन्हें मैं अपना दोस्त बुला सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, मेरे पास एक अपना परिवार है, प्यारे चाचियाँ हैं और एक अच्छा सा घर है। नो, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस मतलब ऊपर ऊपर से। आई सीम टू हैव एवरीथिंग, ऊपर से देखने को तो लगता है कि मेरे पास सब कुछ है। एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सिवाय एक सच्चे दोस्त के। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम फ्रेंड्स विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम, जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो मैं सिर्फ एक ही बात सोचती हूँ कि मेरा वक्त अच्छा गुजरे। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things, कि जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो मैं उनके साथ रोज़मर्रा की जो नॉर्मल बातें हैं सिर्फ वही बातें करती हूँ। We don't seem to be able to get any closer, हम एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक नहीं आ पाते, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम, और यही पे समस्या होती है। मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है कि ये मेरा कसूर हो, फॉल्ट मीन्स कसूर, एंड दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कन्फाइड का मतलब होता है सीक्रेट बातें शेयर करना, और हो सकता है कि मेरा कसूर हो कि मैं दूसरों के साथ अपनी सीक्रेट बातें, जो दिल की गहरी बातें होती हैं, वो शेयर नहीं कर पाती। इन एनी केस, बात कुछ भी हो, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, हालात तो ऐसे ही हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइएबल टू चेंज, और दुर्भाग्यवश ऐसे हालातों को बदला भी नहीं जा सकता। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, यही कारण है कि मैंने डायरी लिखना शुरू किया। टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, अपनी कल्पना में इस लंबे समय से इंतज़ार करते हुए दोस्त की छवि को एनहेंस करने के लिए, उसको ज़्यादा सुधारने के लिए, उसकी छवि को उभारने के लिए, आई डोंट वांट टू जॉट डाउन, जॉट डाउन का मतलब होता है राइट करना, जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, मैं एकदम से ही डायरी में फैक्ट्स को, बातों को लिखना शुरू नहीं करना चाहती जैसा कि आम तौर पे लोग करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी डायरी मेरी दोस्त बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं अपनी इस डायरी को किटी का नाम देने वाली हूँ। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in,
चूँकि कोई भी मेरे डायरी में लिखी हुई कहानियों को नहीं समझेगा, अगर मैं प्लंज का मतलब होता है एकदम से स्टार्ट कर देना, डायरेक्टली बिगिन शुरू कर देना, कि अगर मैं बिना कोई इंट्रोडक्शन दिए डायरी लिखना शुरू कर देती हूँ। इट वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। तो अच्छा होगा कि मैं अपना एक संक्षेप सा जीवन परिचय दे दूँ, जैसा करना कि मुझे पसंद नहीं है। My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. मेरे पिता, संसार के सबसे प्यारे पिता, जिन्होंने मेरी माँ से तब तक शादी नहीं की थी जब तक कि वो खुद 36 साल के नहीं थे और मेरी माँ 25 साल की नहीं हुई थी। My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. मेरी बहन मार्गोट, जिसका जन्म जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 1926 को हुआ था। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 और मेरा जन्म जून 29 को हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। मैं फ्रैंकफर्ट में तब तक रही जब तक मैं 4 साल की थी। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। मेरे पिता 1933 में हॉलैंड चले गए थे, वहाँ जाकर रहने लगे थे। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक और मेरी माँ, जिनका नाम एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक है, वो भी हॉलैंड उनके साथ चली गई थी सितंबर में। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एचिन टू स्टे विथ आवर ग्रैंडमदर। जबकि मुझे और मेरी बहन को हमारी दादी के साथ रहने के लिए एचिन भेज दिया गया। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी। मेरी बहन मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड चली गई थी और उसके पीछे पीछे मैं भी फरवरी में चली गई थी। व्हेन आई वॉज प्लंग्ड, प्लंग का मतलब होता है पुट डाउन, रख देना। व्हेन आई वॉज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, वहाँ जाकर मुझे टेबल पर ऐसे रख दिया गया जैसे मैं मार्गोट के लिए कोई उसके जन्मदिन का तोहफा हूँ। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी स्कूल नर्सरी स्कूल, और वहाँ जाकर मैंने मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में अपनी स्टडी स्टार्ट की। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6। मैं वहाँ पर उस स्कूल में तब तक रही जब तक मैं 6 साल की हुई। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। मैंने वहाँ स्कूल में पहली कक्षा से पढ़ाई शुरू की। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वाज मिसिज़ कुपेरस, और जब मैं 6th फॉर्म में थी तो मेरी टीचर का नेम मिसिज़ कुपेरस था, जो कि स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स। जब सेशन का अंत होना था तो हम दोनों की आंखों में आंसू थे। एज वी सेड हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल। 1941 की गर्मियों में मेरी दादी माँ जो थी वो बीमार पड़ गई एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ड विथ लिटिल सेलिब्रेशन। तो उस वक्त जो मेरा जन्मदिन आया था उस साल, वो बिना किसी सेलिब्रेशन के गुजर गया। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942। मेरी जो दादी थी उनकी मृत्यु 1942 जनवरी में हो गई थी। नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर। कोई नहीं जानता कि मैं उनके बारे में कितना सोचा करती हूँ। एंड स्टिल लव हर, और अब भी उनसे प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर। और 1942 में जो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था उसका इरादा पहले वाले बर्थडे की कमी को पूरा करना भी था। एंड ग्रैंडमास कैंडल वाज लिट along with the रेस्ट। और मेरे जन्मदिन की कैंडल्स के साथ साथ एक कैंडल दादी माँ के नाम की भी उनकी याद में भी जलाई गई।